हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन ट्यूटर। कैसे हैं आप सभी लोग। चलो तो आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस। जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं सेल बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ, जिसमें आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीट हो चुका है, सेल वॉल कंप्लीट हो चुका है और आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ न्यूक्लियस। इसके बाद हम क्या पढ़ाएंगे, सेल ऑर्गेनेल्स पर आएंगे। ओके, क्लास 11th का चैप्टर है ये सेल बायोलॉजी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज न्यूक्लियस। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस होता क्या है, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या है, जैसे हमारी बॉडी को कंट्रोल हमारा ब्रेन करता है, इसी तरह सेम फंक्शन होता है न्यूक्लियस का सेल के अंदर। सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम होता है न्यूक्लियस का। हमारी बॉडी को कंट्रोल जो करता है उसे हम ब्रेन बोलते हैं। इसी तरह न्यूक्लियस पूरी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, इसलिए हम न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट भी है। अब इसके बाद आता है न्यूक्लियस डिस्कवरी किसने की थी, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1831 ईयर में की थी। एंड देन इट इज़ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटोप्लाज्म। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैंने आप लोगों को सेल के बारे में बताया था, सेल जो होती है डबल मेम्ब्रेनस होती है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन। अगर जनरली एक सेल की बात की जाए, मैंने ऐसा नहीं बोला प्लांट सेल और एनिमल सेल, ऐसा मैंने कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं जनरली एक सेल की बात कर रही हूँ। तो आउटर मेम्ब्रेन को मैंने बताया था सेल वॉल होती है और इनर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन होती है। इसी तरह से जो न्यूक्लियस होता है ये भी डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। अब इसके बाद जैसे जब मैंने आपको बताया सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ओके, वो क्या होता है, लिक्विड सब्सटेंस होता है। इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यहाँ पे हमने बोला न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी। इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस के अंदर जो एक स्ट्रक्चर या फिर फ्लूइड प्रेजेंट है उसको कवर किए हुए डबल मेम्ब्रेन है। 1 मिनट, ओके। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भी एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसे हमने बोला प्रोटोप्लाज्म, ओके। तो इसको भी कवर किए हुए 2 मेम्ब्रेन होती है, दैट इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की कितनी मेम्ब्रेन हुई, डबल मेम्ब्रेन हुई, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ओके। इसके बाद आता है आपका बॉडी विच कंट्रोल ऑल सेलुलर मेटाबॉलिज्म, मतलब सेल की जितनी भी मेटाबॉलिज्म होती है, मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, दैट इज मेटाबॉलिज्म। तो विच कंट्रोल सेलुलर मेटाबॉलिज्म इनक्लोज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल। इसका मतलब है सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो अपने अंदर जेनेटिक मटेरियल को, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को इनक्लोज करता है, अपने अंदर रखता है। उसकी जितनी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं सेल के अंदर उनको कंट्रोल करने का काम होता है हमारे न्यूक्लियस का। अब इसके बाद है इट इज़ कंसिडर एज कंट्रोलर एंड डायरेक्टर ऑफ सेल। इट इज़ कंसिडर, मैंने जैसे भी आपको बताया ब्रेन ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस, सो इट्स फंक्शन इज कंट्रोल एंड डायरेक्ट, दैट इज इट इज़ अ डायरेक्टर एंड कंट्रोलर ऑफ द सेल। ये क्या करता है, कंट्रोल भी करता है और डायरेक्ट भी करता है सेल की एक्टिविटीज़ को, उसकी मेटाबॉलिज्म को, ओके। सो नाउ कंट्रोल हेरिडिटी, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी एज लाइक जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से हमारा बर्थ हुआ, ओके। अगर पेरेंट्स से हम आए तो इसमें क्या होता है, उनके कोई ना कोई जेनेटिक कैरेक्टर हमारे अंदर आए होते हैं, एज लाइक हमारे मदर एंड फादर हैं। तो फादर की अगर आइज़ हमारी ब्राउन है, ओके, तो मे भी हो सकता है हमारी आइज़ भी ब्राउन हो, ठीक है। अगर लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है, अगर मदर और फादर दोनों में से किसी एक का कैरेक्टर आ सकता है। अगर हमारे हेयर कलर ब्राउन है या अदर कलर है तो हो सकता है हमारे पेरेंट्स से वो भी है। अगर कोई डिजीज़ है, कभी कभी डिजीज़ भी आती है, तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हमारे मदर या फादर मतलब पेरेंट्स से हमें मैच कर सकते हैं। तो इसी तरह दैट इज़ कंट्रोल करता है हेरिडिटी को, ग्रोथ को भी कंट्रोल करेगा। एंड मेटाबॉलिज्म वॉज एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड बाई, ये जो एक्सपेरिमेंट था किसने प्रूव किया, एक साइंटिस्ट थे हैमरलिंग, इनका नाम था हैमरलिंग। इन्होंने एसिटाबुलेरिया एक एल्गी होती है उसके अंदर इन्होंने इसकी
इसके बारे में एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने बताया कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो ब्रेन ऑफ द सेल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इन्होंने एसिटाब्यूलेरिया और एक ग्रेनुलेटा करके एक और एल्गी ली, उन्होंने उसके बाद उनका हाइब्रिड बनाया। एक में बाद उन्होंने क्या किया, उसका न्यूक्लियस लिया। एक मिनट मैं आपको इसका एक्सपेरिमेंट बाद में बता दूंगी कैसे है, और अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके बस समझा दे रही हूँ। ओके, एक बार इन्होंने एसिटाब्यूलेरिया का न्यूक्लियस लिया और एक बार इन्होंने ग्रेनुलेटा जो दूसरी एल्गी थी, अदर एल्गी, उसका उन्होंने मतलब दूसरा अलग पार्ट लिया, बट न्यूक्लियस नहीं लिया। तो जो नेक्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर आए थे वो एसिटाब्यूलेरिया के आए थे। और जब उन्होंने दूसरी एल्गी का न्यूक्लियस लिया और एसिटाब्यूलेरिया का अदर पार्ट लिया, ओके, मतलब फुट पार्ट या फिर लोअर पार्ट लिया, तो उस टाइम में अदर जो एल्गी थी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आए थे। इसी तरह जब उन्होंने दोनों के न्यूक्लियस लिए तो उन दोनों का हाइब्रिड बनके दोनों के ही कैरेक्टर आए थे। इस वजह से इन्होंने ये बोला कि जो सेल होती है, न्यूक्लियस होता है, वो ब्रेन होता है सेल का। ओके, अब इसके बाद है आपका न्यूक्लियस एब्सेंट इन। ये आपको समझ में आ गया इनका एक्सपेरिमेंट, और बाकी मैं एक बार ट्राई करूँगी अच्छे से समझा दूँ। सो न्यूक्लियस एब्सेंटिव सीप ट्यूब एलिमेंट्स, जो न्यूक्लियस होता है सीप ट्यूब एलिमेंट्स में एब्सेंट होता है। एंड मैच्योर आरबीसी ऑफ ममेल्स, जो आरबीसी होती है, जो आरबीसी स्मॉल होती है, मैच्योर नहीं हुई होती, ग्रोथ फेज में होती है, तो उस टाइम में उसमें न्यूक्लियस होता है। लेकिन जब वो मैच्योर ग्रोथ को, मैच्योर फेज को ऑब्टेन करती है, गेन करती है, उस टाइम में उनका न्यूक्लियस जो होता है इनविजिबल हो जाता है, उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ओके, सो दैट इज न्यूक्लियस एब्सेंट इन सीप ट्यूब एलिमेंट एंड मैच्योर आरबीसी ऑफ ममेल्स। एंड नेक्स्ट इज डाइकैरियोटिक एंड मल्टीकैरियोटिक। ये दोनों टर्म का मतलब क्या है? डाइकैरियोटिक का मतलब होता है दो न्यूक्लियस। ओके, डाई यानी कि दो, और कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस, मतलब दो न्यूक्लियस। और मल्टीकैरियोटिक का मतलब है मल्टी यानी कि बहुत, यानी कि दो से ज़्यादा, और न्यूक्लियस। सो डाइकैरियोटिक जो सिचुएशन होती है, डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस की जो सिचुएशन है, मतलब दो जो न्यूक्लियस हैं वो आपके प्रेजेंट होते हैं पैरामीशियम में। और मल्टीकैरियोटिक सिचुएशन भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में, लिविंग्स में देखने को मिलती है। अब इसके बाद आता है आपका इंटरफेस, मतलब स्ट्रक्चर एंड इंटरफेस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इंटरफेस क्या है और स्ट्रक्चर क्या है? So first of all we read about interface. So nucleus of cell when it is not dividing. Interface is the phase in which nucleus is not dividing, that is called interphase. Interphase वो फेस है जहाँ पे न्यूक्लियस आपका डिवाइड नहीं करता है, तो इसे बोलेंगे हम इंटरफेस। इसके बाद आता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो ये स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए हमने जैसे आपको बताया, इसके काफ़ी कुछ स्ट्रक्चर होंगे, मैंने अभी आपको बताया न्यूक्लियस। एक मिनट में आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा और देती हूँ, 1 मिनट। ये इसकी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। तो ये जो मैं अभी मेम्ब्रेन बना रही हूँ ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, और आउटर मेम्ब्रेन में न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इसमें इसके पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है, एक मिनट, ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं हम न्यूक्लियर पोर। अब इसके अंदर एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जैसे कि ये जो मेम्ब्रेन है, मैंने ऊपर जो मेम्ब्रेन बनाई इसे बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो मेम्ब्रेन है इसे बोलते हैं हम इनर मेम्ब्रेन। और इन दोनों मेम्ब्रेन, जैसे एक मेम्ब्रेन हमारी आउटर ये है और ये हमारी इनर मेम्ब्रेन है, इसके बीच में ये जो स्पेस प्रेजेंट है इसे बोलते हैं हम पेरीप्लाज्मिक स्पेस, या पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी यानी कि जैसे मैं आपको एक दिन और क्लास में बता चुकी हूँ, पेरी का मतलब क्या होता है, सिर्फ साइड से प्रेजेंट होगा, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब इसके अंदर एक प्रेजेंट होता है आपका न्यूक्लियोलस, साइड में आपका, जैसे मैं आपको यहाँ बना दे रही हूँ, दैट इज न्यूक्लियोलस।
और यहाँ पर होता है आपका क्रोमेटिन मटेरियल। ओके, सो दैट, और ये जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा यहाँ पर, जैसे सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हमने बोला साइटोप्लाज्म, इसके अंदर भी एक फ्लूइड प्रेजेंट, ये हमने बोला पहले न्यूक्लियोलस, इसे बोला हमने क्रोमेटिन नेट, और इसे बोला हमने न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, तो ये मैंने आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बताया है। इसमें आउटर जो मेम्ब्रेन है उसमें पोर प्रेजेंट होंगे जिन्हें हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर पोर, और आउटर मेम्ब्रेन, और फिर उसके अंदर होगी आपकी इनर मेम्ब्रेन में और न्यूक्लियर आउटर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होगा जिसे बोलेंगे हम पेरीप्लाज्मिक स्पेस। और इसके बाद इसे एक मिनट न्यूक्लियर पोर और लिख लो। ओके, इसमें न्यूक्लियर पोर आउटर मेम्ब्रेन में, फिर है आपका पेरीप्लाज्मिक स्पेस, फिर है आपका इनर मेम्ब्रेन में फिर आपका एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसमें आपका न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, फ्लूइड लाइक ए ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसमें इसके दो पार्ट होंगे न्यूक्लियोप्लाज्म के। इसमें एक होगा आपका न्यूक्लियोलस, ये जो एक स्ट्रक्चर और है जिसे हम लिटिल न्यूक्लियस भी कहते हैं, दैट इज न्यूक्लियोलस। और इसके अंदर जो एक नेटवर्क यानी कि धागे नुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिससे बोलते हैं क्रोमेटिन नेट। अब इसके बारे में कल जो हम पढ़ेंगे इन सभी के फंक्शंस पढ़ेंगे, न्यूक्लियोलस क्या है, क्रोमेटिन फाइबर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है, इनर मेम्ब्रेन कौन सी होती है, इन सब के बारे में हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने आपको यहाँ बताया न्यूक्लियस जो इसकी रेस्ट पोजीशन है जहाँ डिवाइड नहीं करता इसे बोलते हैं इंटरफेस। और इसके बाद इसके स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और कैरियोथीका। जैसे मैंने आपको बताया न्यूक्लियस को कैरियो वर्ड भी यूज़ करते हैं और थीका यूज़ किया जाता है लेयर के लिए, थीका रेफर्स टू लेयर। ओके, सो दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड कैरियोथीका। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर मैट्रिक्स यानी कि उसका जो फ्लूइड है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। कैरियो लिम्फ का भी मतलब होता है लिक्विड सब्सटेंस से। ओके, सो दैट इज न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियोप्लाज्म, कैरियो लिम्फ या कैरियोप्लाज्म। नेक्स्ट इज क्रोमेटिन नेट एंड इससे नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस को हम क्या बोलते हैं, लिटिल न्यूक्लियस या फिर राइबोसोम फैक्ट्री। इसे हम लिटिल न्यूक्लियस बोलते हैं क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस की तरह होता है, लेकिन ये कोई डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। और इसके बाद हमने इसे राइबोसोम फैक्ट्री क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम का सिंथेसिस होती है, राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है, इसलिए यहाँ पर राइबोसोम जो होते हैं हाई अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और इसीलिए हम न्यूक्लियोलस को क्या बोलते हैं, राइबोसोम फैक्ट्री। ओके, अब इसके बाद कल से मैं आपको कल जो एक क्लास और लूँगी न्यूक्लियस के ऊपर, उसमें मैं इनके सारे स्ट्रक्चर क्लियर करा दूँगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आज इतना ही ख़त्म करते हैं, कल आपका न्यूक्लियस कंप्लीट करा देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।